ऑडियो भाग 6 पुस्तक युग धर्म पर्यावरण संरक्षण। हम बिच्छू की तरह अपनी मातृसत्ता को समाप्त ना करें। पृथ्वी की स्वाभाविक मृत्यु अन्य ग्रह नक्षत्रों के समान अपने नियत क्रम और नियत समय पर हो सकती है, पर लगता है उसके बच्चे अपनी माँ को समय से पहले ही मार डालने के लिए आतुर हो रहे हैं। बिच्छुओं में ऐसा ही होता है। उसके बच्चे ही माता के पेट को खा पी कर साफ कर देते हैं। लगता है मनुष्य भी धरती को जल्दी ही मौत के मुंह में जल्दी से जल्दी धकेल देने के लिए आतुर हो रहा है। इस संदर्भ में उसे बिच्छू के बच्चों जितना भी लाभ नहीं मिलने वाला है। माँ को खाकर बिच्छू के बच्चे जीवित बने रहते हैं, पर मनुष्य का दुर्भाग्य इतने तक भी सीमित नहीं रहने देगा। धरती का अंत होने के साथ साथ मनुष्य को भी अपना अस्तित्व गंवाना पड़ेगा। इस स्थिति को मनुष्य जाति का महामरण भी कहा जा सकेगा। परमाणु विस्फोट, कारखाने, द्रुतगामी वाहन, जंगलों का कटना, घास वाले क्षेत्र का घटना, यह सारे उपद्रव इन दिनों लाभदायक समझे जाते हैं और उत्साहपूर्वक लोग इन प्रयासों में जुटे हैं। विभिन्न प्रयोजन के लिए अग्नि जलने की और उसमें जीवाश्म युक्त ईंधन झोंके जाने की गति निरंतर तीव्र होती जा रही है। फलस्वरूप तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति से पहले वाले कुछ समय पूर्व के और अब के वायुमंडल में 15% कार्बनिक गैस बढ़ने तथा 15% ऑक्सीजन घटने का अंतर पड़ गया, अर्थात 30% अशुद्धता बढ़ गई है। अशुद्धता की यह बढ़ोतरी चलती रही तो फिर हम अपनी धरती को ही शुक्र या मंगल की स्थिति में चली जाने के लिए विवश कर देंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष विज्ञानी वान आर एब्लेमन ने पृथ्वी के वायुमंडल में इन दिनों बढ़ रहे असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है। पिछले 100 वर्षों से लकड़ी, कोयला जैसे जीवाश्मी ईंधन को बड़े परिमाण में जलाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वायुमंडल में लगभग 15% कार्बनिक गैस की मात्रा बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं की संख्या घट जाने से उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऑक्सीजन की उत्पत्ति लगभग उतनी ही, अर्थात 15% और घट गई है। यह दोहरी हानि अपनी धरती के लिए भावी संकट के लिए बढ़ती आ रही विभीषिकाओं की पूर्व चेतावनी है। मनुष्य का प्रधान आहार ऑक्सीजन है। अन्न जल की अपेक्षा अनेक गुनी ऑक्सीजन वह सांस द्वारा ग्रहण करता है। जीवन की आधारशिला यह प्राणवायु ही है। अन्न जल के बिना कुछ समय गुजर हो सकती है, पर शुद्ध वायु के बिना क्षण भर भी गुजारा नहीं। मनुष्य सबसे अधिक खपत ऑक्सीजन की ही करता है। यह हरे भरे जंगलों और वृक्ष वनस्पतियों से ही प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश हम जंगलों का सफाया करके उनके स्थान पर बड़े शहर तथा कल कारखाने खड़े करते चले जा रहे हैं। इससे दोहरी हानि होती है। एक ओर तो वृक्ष वनस्पति कटने से ऑक्सीजन का उत्पादन कम होता है, दूसरी ओर कल कारखाने तथा तेल वाहन अपने धुएं से कार्बनिक गैस की मात्रा बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन का घटना और कार्बनिक गैस का बढ़ना न केवल मानव प्राणी के लिए है, वरन भूमंडल की वर्तमान स्थिति के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा। जीवों और वनस्पतियों की उपस्थिति पृथ्वी के वर्तमान वातावरण को रासायनिक रूप से संतुलित बनाए हुए है। यदि यह संतुलन नष्ट हो जाए तो फिर अपनी धरती भी अन्य ग्रह नक्षत्रों से अत्यधिक ठंडी या गर्म होकर वैसी ही निर्जीव हो जाएगी। पृथ्वी, शुक्र तथा मंगल, इन 3 ग्रहों की रचना एक ही समय एक ही मूलभूत पदार्थ से हुई है। आरंभ में हाइड्रोजन और हीलियम का उनमें समान रूप से बाहुल्य था, किंतु
शुक्र और मंगल के वायुमंडल में उपयोगी तत्व स्थिर न रह सके, वे अंतरिक्ष में उड़ गए। धरती के इन दो सहोदरों की स्थिति मृतप्राय हो गई। पृथ्वी की स्थिति इन दोनों से भिन्न है। यहाँ सूर्य की गर्मी को उचित मात्रा में ग्रहण करने की और शेष को अंतरिक्ष में वापस लौटा देने की क्षमता है। इसी से यहाँ शीत ताप का संतुलन बना हुआ है और प्राणियों के जन्मते बढ़ते रहने की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अपने वायुमंडल को संतुलित बनाए रखने में जीवाणुओं का भारी योगदान है। अपनी धरती के इर्द गिर्द जितना निर्जीव पदार्थ भरा पड़ा है, उसकी तुलना में प्रायः 1 करोड़ गुना जीवाणु पदार्थ हैं। यदि जीवाणु सत्ता घटने लगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की तथा अन्य उन पदार्थों की मात्रा घट जाएगी जो धरती का सह्य तापमान बनाए हुए हैं। संघनता बढ़ी तो गर्मी बढ़ेगी और झीनापन आया तो शीत का आधिपत्य जम जाएगा। वायुमंडल के वर्तमान संतुलन का बिगड़ना भविष्य में पृथ्वी को भी शुक्र या मंगल की स्थिति में ही धकेल देगा। तब यहाँ जीवधारियों के अस्तित्व की संभावना न रह जाएगी। वायुमंडल की जीवनोपयोगी स्थिति कायम रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि दृश्य और अदृश्य जीव सत्ता का अस्तित्व स्थिर रहे। इस स्थिरता में उथल पुथल उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का प्रभाव यही होगा कि ऑक्सीजन घटती चले और कार्बनिक गैस बढ़ जाए। इससे पृथ्वी पर न केवल गर्मी बढ़ेगी वरन कार्बनिक गैस बढ़ जाने से प्राणियों का जीवन कठिन हो जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में वे क्रमशः दुर्बल, सुस्त, अविकसित और अल्पजीवी होते चले जाएंगे। यही विपत्ति अंतरिक्ष में और भूतल पर विचरण कर रहे आँख से न दिख पड़ने वाले जीवाणुओं की होगी। आखिर गैसीय आहार तो उन्हें भी चाहिए। दम घोंटू परिस्थितियों में तो न केवल जीवधारी ही समाप्त होंगे वरन जीवाणु सत्ता भी अपना अस्तित्व गंवाती चली जाएगी। बुद्धिमान समझा जाने वाला मनुष्य आज अपनी प्रगतिशीलता के नशे में मदोन्मत्त हो रहा है। उसे तत्काल अधिकाधिक साधन सुविधाएं प्राप्त करने की धुन है। इस सनक में वह भावी जीवन मरण की संभावनाओं को एक प्रकार से उपेक्षित ही करता चला जा रहा है, किंतु वह दिन दूर नहीं जब यह तथाकथित प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ेगी। वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक उन्नति के नाम पर हम जो कुछ कर रहे हैं, देखना चाहिए कि वह बालकों जैसी एकांगी आतुरता तो नहीं है। विशेषतः तब तो इस अंधी दौड़ को और भी अधिक गंभीरता के साथ परखा जाना चाहिए, जबकि इस भूतल के लिए और समस्त मानव जाति के लिए ही संकट उत्पन्न कर रही हो। सामूहिक रूप से संपन्नता के अति उत्साह के कारण समस्त संसार के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है और व्यक्तिगत जीवन में उसी रीति नीति को अपनाकर व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास की संभावनाओं को धूमिल किया जा रहा है। अच्छा हो समय रहते हम अपनी इस अविवेकशीलता से कदम पीछे हटा लें। पर्यावरण संरक्षण हम सबका कर्तव्य। मनुष्य और पर्यावरण का परस्पर गहरा संबंध है। पर्यावरण यदि प्रदूषित हुआ तो व्यक्ति अस्वस्थ होंगे और जन स्वास्थ्य को 100% उपलब्ध कर सकना किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगा। इसके विपरीत वह यदि सुरक्षित और संरक्षित रहा तो संपूर्ण स्वस्थता के लिए आकाश पाताल के कुलाबे मिलाने की जरूरत ना पड़ेगी और थोड़े से प्रयास से ही वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इन दिनों संपूर्ण विश्व में समग्र स्वस्थता के प्रति चेतना तो जगी है और उसकी प्रगति के लिए तरह तरह के उपाय और उपचार भी हो रहे हैं, पर पर्यावरण को बचाए बिना
इस प्रकार के प्रयास आधे अधूरे और अधकचरे ही कहे जाएंगे। शरीर खूब स्वच्छ हो और वस्त्र मैले कुचैले बने रहें तो इसे स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में एकांगी प्रयत्न ही कहना पड़ेगा। होना यह चाहिए कि स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जितनी और जिस प्रकार की सतर्कता तथा तत्परता बरती जा रही है उससे भी कहीं गुनी अधिक जागरूकता हवा, पानी, मिट्टी की सुरक्षा के प्रति बरती जाने की आवश्यकता है। तभी हम सही अर्थों में उस स्थिति को उपलब्ध कर सकेंगे जिसे समग्र स्वास्थ्य की संज्ञा दी जा सके। गाय का बच्चा जब तक धीमी गति से नियम कायदे के अनुरूप दूध पीता रहता है तब तक गाय उसे पेट भर पीने देती है और दुलार से चाटती रहती है। पर जब वह उद्दंडता पर उतरता है और थन काटकर उन्हें लहूलुहान करने लगता है तो माता के तेवर बदलते हैं और वह करारी लात जमाकर दूर धकेल देती है। एक पक्ष का व्यवहार बदलते ही दूसरा पक्ष अपने तौर तरीके देखते देखते बदल लेता है। प्रकृति हमारी माता है। उसी के अजस्र अनुदानों के कारण शरीर के ढांचे से लेकर मानसिक विकास तक के जीवन को समुन्नत बनाने वाली अनेक उपलब्धियां हस्तगत हुई हैं। निर्वाह से लेकर लोक सुविधा के साधनों का भंडार उसी की खदान से हाथ लगा है। जिस पर गर्व किया और अहंकार जताया जाता है वह समस्त साधन सामग्री प्रकृति का अनुदान भर है। इसे सीमित मात्रा में लिया और भले मानस की तरह सदुपयोग में लाया जाए तो सामान्य क्रम ठीक तरह चलता रहता है। मनुष्य को भी कुछ कमी नहीं रहती और प्रकृति संतुलन भी बिगड़ता नहीं। अदृश्य जगत में विक्षोभ भी उत्पन्न नहीं होता। पर जब अतिवादी उद्दंडता अपनाई जाती है और एक सोने का अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीर कर देखते देखते स्वर्ण भंडार हथिया लेने की ललक उठती है तो उसका पेट चीरा जाता है और वह भी गंवा बैठा जाता है जो सहज सरलता पूर्वक मिलता चला आता था। यही अनौचित्य इन दिनों प्रकृति के साथ मनुष्य द्वारा अपनाया जा रहा है। द्रुतगामी वाहनों और कारखानों के लिए तेल, कोयला जैसी खनिज ऊर्जा का दोहन असाधारण गति से हो रहा है। फलतः वायुमंडल में प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही वह संचित भंडार भी चुकता चला जाता है जो भूगर्भ में चिर संचय के रूप में जमा था। इस व्यतिक्रम से भूकंपों एवं अन्यान्य प्रकृति प्रकोपों का सिलसिला बढ़ा है और वह स्थिति समीप आती जा रही है कि इस शताब्दी के भीतर वह संचय समाप्त हो जाएगा और कारखानों, द्रुत वाहनों के समक्ष ऊर्जा के अभाव में कबाड़ खाने मात्र बन जाने की विभीषिका सामने आ खड़ी होगी।